सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी में भाग 1, भाग 2, भाग 3 पूरा कंप्लीट कर दिए थे। आज भाग कौन सा पढ़ना था? भाग 4 पढ़ना था। भाग 1 और 2, भाग 1, 2, 3 का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आज भाग कौन सा पढ़ना है? भाग 4 है। फटाफट देखते हैं भाग एक में जो था कितने अनुच्छेद थे। तो भाग 1 में क्या था? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद थे। 1 से कितने थे? 1 से 4 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा था? तो अनुच्छेद 1 में कह रहा था कि भारत राज्य का संघ और राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। 2 में क्या था? अनुच्छेद 2 में क्या था? तो विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने का शक्ति है संसद के पास। विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। 2 में। 3 में क्या है? तो उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। अनुच्छेद 4 में क्या था? तो अनुच्छेद 4 में जो था 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 का अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि इसको अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। और ये किससे पास होता है? तो साधारण बहुमत से होता है। किससे होता है? साधारण बहुमत से होता है। भाग दो में क्या था? तो भाग 2 में था नागरिकता। भाग 2 में क्या था? तो नागरिकता था। नागरिकता कहाँ से लिए गए? तो ब्रिटेन से लिए गए। कैसा नागरिकता था? तो एकल नागरिकता था। और नागरिकता संबंधित संशोधन नियम कब आया था? तो 1955 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1955 ईस्वी में आया था। और भाग 2 में है। और ये यहाँ इसमें कौन सा कितने अनुच्छेद थे? तो 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक था। 5 से लेके 11 तक था क्या? नागरिकता। और फिर 5 में क्या था? तो 5 में था परिभाषा। 5 में क्या था? परिभाषा था। 6 में क्या था? तो 6 में पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनके लिए था। 6 से क्या था? पाकिस्तान से जो भारत आए थे उसको नागरिकता मिलेगा और वो संविधान लागू होने से पहले आया होगा तो 6 में। 7 में क्या है? तो 7 में जो वो था स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। और ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगा? वैसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें क्या मिलेगा? नागरिकता दी जाएगी। और 8 में क्या था? तो 8 में था विदेशी का भ्रमण। 8 में क्या था? विदेशी में भ्रमण तथा नौकरी करने के लिए भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगा। अगर आप विदेश में नौकरी करने जाते हैं या घूमने जाते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगा। किस में कह रहा है? तो 8 में। 9 में क्या है? तो 9 में है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा। आप वहाँ घूमने गए और आप वहाँ की ही नागरिकता ग्रहण कर लिए तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। और 10 में क्या है? तो 10 में आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप तक कोई देश विद्रोह कार्य नहीं करेंगे। ठीक है। 11 अनुच्छेद 11 में क्या था? तो संसद नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। कौन बनाता है? संसद बनाता है। और ये जिम्मेवारी किसके पास रहता है? तो गृह मंत्रालय के पास रहता है। किसके पास रहता है? गृह मंत्रालय के पास रहता है। किसके पास रहता है? गृह मंत्रालय के पास रहता है। भाग 3 ऐसे इसका सारा पूरे अच्छे से डीपली हम क्लास में कर चुके हैं। आज हम रिवीजन कर रहे हैं ना। फटाफट देख लेते हैं कि जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना याद रहेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 को हम लोग भाग 3 भाग तीन में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का मांग सबसे पहले किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मौलिक अधिकार का मांग सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। और मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 को क्या कहता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है भारत का अधिकार पत्र। और ये भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। और इसमें कितना था? तो 12 से लेके 35 तक। कितने तक था? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 12 में है परिभाषा। और 13 में क्या है? अल्पीकरण। 14 में क्या है? विधि के समय समानता। 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में है जाति धर्म लिंग के वंश पे छुआछूत। 16 में क्या था? अनुच्छेद 16 में क्या था? अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या था? तो अनुच्छेद 17 में था अस्पृश्यता। 18 में क्या था? उपाधियों का अंत था। 18 में क्या था? उपाधियों का अंत था। और 19 में था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की था? तो स्वतंत्रता
छह प्रकार की स्वतंत्रता था। 19 का ए में क्या था, तो 19 का ए में जो था ए, उसमें क्या था, तो ये इसमें बोलने की स्वतंत्रता था। इसमें क्या था, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था। और बी में 19 का बी में क्या था, तो ये संघ, सभा या सम्मेलन करने की सभ्यता था। सी में क्या था, तो सी में संगठन करने का सभ्यता था। सी में क्या था, संगठन करने का। और डी में क्या था, तो डी में भारत के अंदर भ्रमण करने की स्वतंत्रता था। और ई में क्या था, तो ई में था देश की किसी भी क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं, बस सकते थे। देश के किसी भी क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। किसके अनुसार, अनुच्छेद 19 के ई के अनुसार। एफ में क्या था, तो एफ में है जो एफ में संपत्ति अर्जित करना, जो कि एफ समाप्त कर दिया गया। अब कितने प्रकार का कितने अधिकार है मेरे पास, तो 6, पहले कितने था, 7 था। और क्योंकि एफ जो 19 का एफ है संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। पहले कौन सा अनुच्छेद के द्वारा हटाया, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। और किस में रखा गया था, 300 के क में रख दिया गया है। और ए जी 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 में क्या है, तो व्यापार या व्यापार करना है। जी में क्या है, व्यापार या जीविका चलाने का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या था, तो अनुच्छेद 20 में था स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में था अपराधी के लिए दोष। अनुच्छेद 20 में क्या था, तो अपराधियों के लिए 20 था, जो कि ये अनुच्छेद में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई थी। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। एक गलती का एक ही सजा दिया जाएगा। एक गलती का कितना सजा दिया जाएगा, एक गलती का एक सजा दिया जाएगा। और सजा उस टाइम के कानून के अनुसार दिया जाएगा जिस टाइम की वो गलती किया है, ना कि उसके पहले और ना उसका बाद वाला, ठीक है। और उसमें एक और था, दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बयान नहीं कर सकता। अपने गवाही के लिए क्या कर सकता है वो, अनुच्छेद 21 में क्या था, तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता था। अनुच्छेद 21 में क्या था, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता था, जैसे जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता है। और इसमें व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, गरिमा के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता है, निजता की स्वतंत्रता है, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता है। जितने प्रकार की स्वतंत्रता है किसमें, अनुच्छेद 21 में। अपने मनपसंद शादी करने की स्वतंत्रता है, सोने की स्वतंत्रता है। फिर 21 का क में क्या था, तो 21 के क में था जो शिक्षा था। अनुच्छेद 21 के क में क्या था, शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा देना क्या अनिवार्य है। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। बोलेगा लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 में क्या है, तो गिरफ्तारी से संबंधित है। अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी से संबंधित है। अनुच्छेद 22 क्या है, गिरफ्तारी से संबंधित है, जो कि इसको हिरासत में लेने के कारण यह बताया ना होगा था, मतलब जैसे कि आप गिरफ्तार में वारंट दिखाना पड़ता है। आपको क्या होता है, गिरफ्तारी में वारंट दिखाना पड़ता है। और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाता है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और वो आने जाने का टाइम जो होता है उसको छोड़कर 24 घंटा लिया जाता है। और फिर गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको मनपसंद अपने क्या कर सकता है, तो वकील को रख सकता है। अनुच्छेद 23 में क्या था, तो अनुच्छेद 23 में जो था उसमें, अनुच्छेद 23 में क्या था, तो शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 23 में क्या है, शोषण के विरुद्ध। जो अनुच्छेद 23 में है कि बलात्श्रम क्या था, बलात्श्रम था। और मानव का दुरुपयोग या मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। देह व्यापार पर रोक लगा सकता है। बंधुता मजदूर अधिनियम कब आया था, तो बोलेगा बंधुता मजदूर अधिनियम कब आया था, तो 1976 ईस्वी में आया था। बंधुता मजदूर अधिनियम कब आया था, 1976 ईस्वी में आया था। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 में जो है 14 से कम आयु के बच्चे को कारखाना में कार्य नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं करवा सकते हैं उससे, क्योंकि अनुच्छेद 25 में क्या है, तो इसमें अनुच्छेद 24 में क्या था, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को ये इसमें क्या कर सकते हैं, कार्य नहीं करवा सकते हैं।
और अनुच्छेद 25 में क्या था? तो 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या था? धार्मिक की स्वतंत्रता था। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या था? तो धार्मिक की स्वतंत्रता था। अनुच्छेद 25 में क्या था? अनुच्छेद 25 में है व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में क्या था? धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें? तो 26 में है। और 27 में क्या था? 27 में, अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कार्यों के लिए धन इकट्ठा करना, नहीं टैक्स नहीं लगेगा। धन क्या करना? टैक्स, जो धन है उसका टैक्स नहीं लगेगा। और 28 में क्या है? 28 में जो है सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में क्या था? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्याकों लोगों का हितों का संरक्षण। और क्या है? अल्पसंख्याकों लोगों का हितों का संरक्षण। 30 में क्या था? अनुच्छेद 30 में जो है, अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्याकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्याकों का क्या है? शिक्षा संरक्षण। अपने मनपसंद संस्था खोल सकता है। क्या कर सकता है? अपने मनपसंद संस्था खोल सकता है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको हम लोग क्या कर दिया है? रद्द कर दिया गया है। और किसके द्वारा किया गया था? तो अब उसको 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1978 के द्वारा किया गया था। और किस में और ये किस में रखा गया था? अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। और 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचार है। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार है, जिसमें 5 प्रकार के रीट दिया जाता है, जिसमें 5 प्रकार का क्या होता है? रीट दिया जाता है। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 32 में आता है। और हाई कोर्ट बोल देगा तो अनुच्छेद 226 में। हाई कोर्ट किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 226। इसमें 5 प्रकार का रीट कौन कौन सा दिया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्ष, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रशिक्षण। बंदी प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? बंदी प्रत्यक्ष, तो बंदी प्रत्यक्ष उसे कहा जाता है जिसके द्वारा न्यायालय में बंदीकरण करने वाले अधिकार को आदेश देती है। क्या देती है? आदेश देती है। 24 घंटे के भीतर शरीर को न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्ष कहा जाता है। परमादेश, परमादेश मतलब होता है सरकारी कर्मचारी अगर अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो उस पर क्या करेगा? उस पर नहीं करने पर उस पर यह परमादेश लागू होता है। क्या होता है? अगर बोलेगा परमादेश कब जारी किया जाता है? तो सरकारी कर्मचारी अगर अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो उसमें क्या लागू करेंगे? परमादेश करेंगे। प्रतिषेध, प्रतिषेध यह होता है, प्रतिषेध अगर आपकी न्यायालय में अपने से नीचे न्यायालय तक जब जाती है तो वो नीचे से ऊपर अधिकारियों के लिए क्या कहता है? उल्लंघन उस फैसला सुना चुकी होती है। और उत्प्रेषण, उत्प्रेषण जो होता है, उत्प्रेषण क्या होता है? तो उत्प्रेषण यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से नीचे न्यायालय तक आती है। जब निचले न्यायालय क्या करता है? तो अपने अधिकार को उल्लंघन करके फैसला सुनाती है। अपने अधिकार को क्या करता है? उल्लंघन करता है तो वो फैसला सुनाता है। तो यहाँ पे क्या करता है? फिर अधिकार परीक्षण, अधिकार परीक्षण क्या होता है? तो जब कोई अधिकार ऐसे कार्य को करने के लिए अधिकृत नहीं है जिसे कि उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षण लाया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 33 में था संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल्य अधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में सीमित करना। क्या करना? सीमित करना। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 में है जैसे कि संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचर, मूल अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में क्या करना? सीमित करना, नहीं रोकना। और अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में क्या था? तो अनुच्छेद 34 में था, अनुच्छेद 34 में क्या था? तो भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 35 कहता है, अनुच्छेद 35 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 35 कहता है संसद का मूल अधिकार को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए संशोधन कर सकता है। क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। और हम फिर क्या पढ़ाए थे? तो अनुच्छेद भारत को बोलेगा, भारत को भारतीय नागरिक को कौन कौन सा अनुच्छेद है जो कि वो विदेशी नागरिक का नहीं है? तो केवल भारतीय के है। तो कौन कौन सा है? तो 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल किसके लिए है? तो ये केवल भारतीयों के लिए है। और बोलेगा मित्र तो थी भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए है। तो भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए कौन सा है? तो ये हो गया 14, 20, 21, 21 का ए, 23, 24, फिर है 25, 26, 27,
28। ये सब क्या है, तो भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए है, भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए है। अब कल का रिवीजन करवा दिए, अब आज करते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या है, तो डीपीएसपी। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसमें है, तो अनुच्छेद यहाँ पे 36 से लेके 51 तक है। और भाग 4 में कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है ये। और ये हम कल बताए थे कि कौन से भाग को सबसे जटिल भाग कहा जाता है और ये किसने कहा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे 36 से लेके 51, 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में जो है ये क्या है, परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। यहाँ पे अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। बोलेगा डीपीएसपी परिवर्तनीय है, तो नहीं, डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं। जो डीपीएसपी है वो कानून के रूप में मान्यता निकालने के लिए होता है। इसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी के लिए क्या होता है, सकारात्मक होता है, जो कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय उचित नहीं करता है, न तो ये वाद योग है। और ये कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था। भाग कौन से है, तो भाग 4 में है। डीपीएसपी किसमें है, तो भाग 4 में है। 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। और 37 में क्या है, तो 37 में डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। 37 में क्या है, तो डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 37 में बाध्य योग नहीं है। 38 में क्या है, तो 38 में है लोक कल्याण। 38 में क्या है, लोक कल्याण है। 38 में क्या है, तो लोक कल्याण है। अनुच्छेद 38 में क्या है, लोक कल्याण है। 39 में क्या है, अनुच्छेद 39 में है कि अनुच्छेद 39 में है कि वहाँ पे निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 39 में क्या है, निःशुल्क विधि सहायता 39 के ए में है। किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये बोलेगा 39 के डी में क्या है, तो 39 के डी में जो है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39 का डी में क्या है, तो 39 के डी में 39 का डी 39 यहाँ पे दिया होगा इधर, हाँ देखिए है ना, 39 का डी में क्या है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में क्या है, तो पंचायती राज। 40 में क्या है, पंचायती राज। और 41 में क्या है, कुछ दशाएं। 41 में क्या है, कुछ दशाएं हैं। 41 में क्या है, कुछ दशाएं हैं। और 42 में क्या है, 42 में अनुच्छेद 42 में क्या है, काम के लिए न्याय संगत मनोनित दशाएं। 43 में क्या है, 43 में है मजदूरों के लिए कुटीर उद्योग, मजदूर को और 43 के क में क्या है, उद्योगों को प्रबंध कार्य भाग लेना चाहिए। उद्योगों में प्रबंधन को कार्यक्रमों का भाग लेना चाहिए। और 43 के क में क्या है, तो राज्य सहकारी सोसाइटियां का संवहन। और 44 में क्या है, तो नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। और 45 में क्या है, तो 45 में बालकों का निःशुल्क शिक्षा। 46 में क्या है, तो 46 में जाति अनुसूचित जनजाति का दुर्लभ शिक्षा और क्या अर्थ संबंधित हितों का। यहाँ पे 47 में क्या है, अनुच्छेद 47 में क्या है, तो अनुच्छेद 47 में है पोषाहार। अनुच्छेद 47 में क्या है, पोषाहार। 48 में क्या है, तो कृषि पशुपालन। 48 के काम में है कि पर्यावरण संरक्षण। 48 के काम में क्या है, पर्यावरण संरक्षण, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या था, जोड़ा गया था। 39 में क्या था, 39 में है राष्ट्रीय महत्व स्मारकों। और 50 में क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या है, पृथकीकरण 50 में। 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा किसमें, 51 में है। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। और इसमें बोल देगा 350 के कम में क्या है, तो प्राथमिक स्तर का मातृभाषा में शिक्षा देना। और 351 में क्या है, हिंदी को प्रोत्साहित देना। हिंदी को क्या करना, प्रोत्साहित करना। और ये
डीपीएसपी को किसने कहा था कि ऐसा चेक बैंक है जिसके सुविधा अदा की जा सकती है, सुविधा अनुसार अदा कर सकते हैं? किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने क्या कहा था? तो बोला था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा का अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहे थे। अब देखिए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में कुछ अंतर देख लेते हैं। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। बोलेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। और मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। कैसा शब्द है? तो ये फ्रांसीसी कैसा शब्द है? तो फ्रांसीसी शब्द है ये। और ये मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? तो भारतीय अधिकार पत्र होता है। क्या होता है? भारतीय अधिकार पत्र होता है। और फिर बोलेगा ये इसका कौन डीपीएसपी कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। और बोलेगा मौलिक अधिकार किस में? तो भाग 3 में है। यहाँ इसमें अनुच्छेद इसमें कितना है? तो 12 से लेके 35 तक है। कहाँ है? 12 से लेके 35 तक है अनुच्छेद। इसमें कितना है? 36 से लेके 51 तक है। 36 से लेके 51 तक किसमें? अनुच्छेद डीपीएसपी। अब इसमें क्या है? तो इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी को लागू करना है तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार को लागू करना है तो न्यायालय जाना होगा। क्या होगा? न्यायालय जाना होगा। फिर ये जो डीपीएसपी है ये समाज के भलाई के लिए किया जाता है। डीपीएसपी किसके लिए किया जाता है? डीपीएसपी समाज के भलाई के लिए किया जाता है। और लेकिन बोलेगा कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए जाता है। मौलिक अधिकार किसके लिए किया जाता है? तब व्यक्ति के अधिकार के लिए किया जाता है। फिर इसमें इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। इसमें इसके पीछे क्या है? राजनीतिक मान्यता है। लेकिन बोलेगा कि मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। इसमें डीपीएसपी में है जो राजनीतिक मान्यता है। डीपीएसपी में क्या है? राजनीतिक मान्यता है। लेकिन मौलिक अधिकार में कानूनी मान्यता है। क्या? कानूनी मान्यता है। और यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। क्या करता है? सरकार के अधिकारों को कब बढ़ाता है? कौन? तो डीपीएसपी। और बोलेगा सरकार के महत्व को घटाता है। तो कौन घटाता है? मौलिक अधिकार घटाता है। और सातवां में बोल रहा है यह राज्य सरकार के द्वारा लागू किया करने के बाद भी नागरिकता को प्राप्त होता है। लेकिन यह मौलिक अधिकार के स्वतः ही प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? तो स्वतः प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? स्वतः प्राप्त होता है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसके बोलेगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के पहले कितने मौलिक कर्तव्य था? तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। कितने मौलिक कर्तव्य था? 0। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बोलेगा अभी कितने मौलिक कर्तव्य है? तो अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और किसके द्वारा जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बोलेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान को 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और इस रूस संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और इस कौन से भाग में है? तो 4 के क में है। और अनुच्छेद बोलेगा तो 51 के क के तहत है। 51 के क। इसमें कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे 51 का ए। इसमें क्या है? तो ए से क्या होता है? ए से होता है एंथेम। एंथेम मतलब होता है राष्ट्रगान। ए से क्या होता है? एंथेम मतलब राष्ट्रगान होता है। तो ए में क्या होता है? अनुच्छेद 51 के ए में क्या है? तो राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज है। ए में क्या है? राष्ट्र ध्वज है। बी से होता है बापू। बी से क्या होता है? बापू। और बापू कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी क्या किए थे? आंदोलन किए थे। महात्मा गांधी क्या किए थे? तो आंदोलन किए थे। तो क्या बी 51 के बी में 51 के ए के बी में क्या होगा जाएगा? तो राष्ट्रीय आंदोलन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा। सी में 51 के ए के सी में क्या है? तो सी से होता है
सी से क्या होता है कम्युनिटी, सी से क्या होता है कम्युनिटी मतलब संपूर्ण एकता होता है कम्युनिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा संप्रभुता, एकता और समानता, अखंडता किसमें है, अनुच्छेद सी में है। अनुच्छेद 51 के सी में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के ए के सी में क्या हो जाएगा, तो प्रभुता, एकता और अखंडता किस में हो जाएगा, तो 51 के सी के 51 के ए के सी में हो जाएगा। डी से क्या होता है, तो डी से होता है डिफेंस, डिफेंस मतलब होता है रक्षा, यानी देश की रक्षा करना। डी से क्या होगा डिफेंस, डिफेंस मतलब होता है रक्षा, यानी 51 के ए के डी में क्या है, तो रक्षा है। ई से होता है, ई से क्या होता है, तो ई से जो होता है इक्वालिटी, ई से क्या होता है इक्वालिटी, यानी में समानता होता है, क्या होता है समानता। तो ई से क्या होता है समानता और मातृभाषा। और एप से क्या होगा फैंसी कल्चर, एप से क्या होगा फैंसी कल्चर यानी संस्कृति। एप से 51 के एप में क्या है, तो संस्कृति और गौरवशाली परंपरा। जी से क्या हो गया, जी से होता है ग्रीन नेचर, जिससे क्या होता है ग्रीन नेचर यानी पर्यावरण, क्या हो गया प्राकृतिक पर्यावरण, क्या हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण, किस कौन सा हो जाएगा, जी में हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण। एच में क्या है, तो एच से होता है ह्यूमैनिटी, एच से क्या होता है ह्यूमैनिटी यानी मानवता, क्या होता है भाव, वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान अर्जन की भाव की विकास। आई से क्या होता है इंडियन प्रॉपर्टी, आई से क्या होता है इंडियन प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति, आई से क्या हो गया इंडियन प्रॉपर्टी, आई से क्या हो गया इंडियन प्रॉपर्टी, तो सार्वजनिक संपत्ति। और जे से क्या हो गया, तो जे से होता है ज्वाइंट एक्टिविटी, जे से क्या होता है ज्वाइंट एक्टिविटी यानी सामूहिक गतिविधियाँ, क्या हो जाएगा सामूहिक गतिविधियाँ, जे से क्या हो गया सामूहिक गतिविधियाँ। एच और के से क्या हो गया, तो के से होता है किड्स एजुकेशन, की से क्या हो गया किड्स एजुकेशन यानी बच्चों के लिए एजुकेशन, किस में है, तो 51 के कम में है। और कौन सा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। और किसके द्वारा जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, किसके द्वारा जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित बनाने के मौलिक कर्तव्य में ही क्या है, तो निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत मौलिक कर्तव्य भी प्राकृतिक में गैर न्यायिक है, क्या है गैर न्यायिक है। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। कल भाग 5 पढ़ेंगे। राधे राधे।